नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे फेसबुक पेज गांव तक में और मेरा यूट्यूब चैनल मेरा गांव 1419 में। आज मैं आपने दोनों जो सोशल हमारे साइट हैं फेसबुक और यूट्यूब, इनके लिए एक ही वीडियो जारी कर रहा हूं। वैसे मोस्टली मेरे वीडियो अलग अलग होते हैं, परंतु ऐसा पहली बार है कि मैं फेसबुक और यूट्यूब के लिए एक ही वीडियो साझा करूँगा। आपको याद होगा कि वैसे तो मेरा फेसबुक पेज बहुत कम चलता है, मैं इस पे बहुत कम एक्टिव रहता हूँ, मगर चूंकि आजकल पंचायती चुनाव का मौसम है और हमें अपने प्रतिनिधि का चुनाव करना है। मतलब यहाँ पे मैं पर्टिकुलर अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप सभी लोगों से बोल रहा हूँ। उत्तराखंड में जितनी भी ग्राम पंचायत हमारे 12 जिलों में आती है, तो हम सभी भाई बहनों को अपने अपने प्रतिनिधि का चुनाव करना है। तो इसलिए जो भी बातें, जो भी मुद्दे मुझे लगते हैं या मेरा इंटरेस्ट में होता है, तो मैं आप सभी लोगों के साथ साझा करने की कोशिश करता हूं। जितने भी आप लोग मेरे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, जहां से भी हैं आप, तो मैंने, आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने प्रतिनिधियों के बारे में बताया था कि भाई जो जिसका टाइटल भी था कि घोषणा पत्र से क्या होता है, मतलब घोषणा पत्र आखिर कैंडिडेट क्यों जारी करता है, कैंडिडेट की इसके पीछे मकसद क्या होती है, क्या उसको लगता है, क्या सोच होती है कि घोषणा पत्र पढ़ के पब्लिक डाइवर्ट होगी, ऐसा वैसा। मतलब वो कैंडिडेट की अपनी पर्सनल सोच होती है। तो यहाँ पर मैं घोषणा पत्र और उसके इफेक्ट बता रहा था, जनता का मोटिव समझा रहा था कि भाई वोटर कई हिसाबों से सोच सकते हैं। मगर किसी ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया है, आप उसी पोस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं उस आदमी का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ और मैं ये पसंद भी नहीं करूँगा कि वो आदमी पर्सनल मेरी वीडियो पे या मेरी किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट पे कमेंट करे। ये अधिकार बिल्कुल नहीं है उनको जिन्होंने ये कमेंट किया है। वीडियो दोबारा देखेंगे तो समझ जाएंगे, और बाकी आप लोग देख लेना किसने किया है कमेंट। तो उस आदमी ने क्या कमेंट किया है उस वीडियो पे, जबकि यहाँ पर प्रतिनिधि का चुनाव करने की बात हो रही थी, प्रतिनिधियों की जो घोषणा पत्र है या जनता की जो सोच है प्रतिनिधि के प्रति, इन सब चीज़ों में, मतलब विभिन्न विषयों पे मेरी बात होती है। तो उसका ठीक उल्टा कमेंट था कि ITR लगाओ। अब बताओ, जिस बंदे को पता ही नहीं कि ITR क्या होता है, आप में से बहुत से लोगों को पता होगा ITR क्या होता है, और जो वो संकेत करना चाह रहा था वो क्या था। तो भाई साहब, जिस आदमी को एक्ट का ही पता नहीं, वो वहाँ से सुझाव दे रहा है कि ये लगाओ। ठीक, ये तो मानसिकता हुई आदमी की। अब दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताऊं कि अपनी ग्राम सभा के लिए मैं पिछले काफ़ी समय से RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इसका फुल फॉर्म भी मैं समझा देता हूं कुछ मूर्ख लोग जो ऐसे उल्टी सीधे कमेंट करते हैं उनको। तो मैं इसमें जो है समय समय पर जब मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार अपने ज़्यादा चरम सीमा पे है, कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हो रही हैं ग्राम सभा में इत्यादि में, तो तब मैंने RTI मांगी है। और मैं मांगता हूं, और ये सरकार द्वारा प्रोवाइड कराया गया एक एक्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए है, और ये जनता का पर्सनल अधिकार है, हम में से, आप में से, सबका, कि कब किसको RTI, कब कौन लेगा नहीं लेगा, ये केवल उसके विवेक पे डिपेंड करता है। परंतु वो आदमी कहता है कि आप ITR लगाओ। अब जिसको भाई ITR और RTI में फ़र्क पता नहीं है, सबसे पहले तो वो कमेंट कर रहा है मानसिकता। दूसरी बात, कभी भी आपने देखा होगा, आपकी ग्राम सभा है, किसी की भी ग्राम सभा है, अगर RTI लगती है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होती है, ये आप सब लोग समझ सकते हैं। अब मैं बताऊं आपको, दिक्कत नंबर 1 चलो प्रतिनिधि को होगी। अब उसमें कई चीज़ें आती हैं, प्रतिनिधि का थोड़ा बहुत एक अपना रेपुटेशन होता है ग्राम सभा में, जो भी होता है, परंतु RTI लगने से एक मतलब धारणा बन जाती है पब्लिक में कि भाई हाँ, अगर RTI लगी है तो इसका मतलब भ्रष्टाचार हुआ है, और वैसे रियल भी है। RTI लगने का काफ़ी हद तक, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% वजह होती है, बट काफ़ी हद तक वजह जो है वो भ्रष्टाचार ही होता है। बट हाँ, कुछ ही परसेंट केसों में ऐसा भी होता है कि जब कोई भी उपभोक्ता मतलब किसी अदर रीजन से इसको लगाता है, तो कुछ ही परसेंट ऐसे भी होते हैं, बट 100% नहीं होते हैं। 100% इसका मतलब भ्रष्टाचार नहीं होता है। पर हाँ, ये है कि मतलब अधिकांश
ज़्यादातर आरटीआई के रीजनों में भ्रष्टाचार ही निकला है और भ्रष्टाचार के ही अकॉर्डिंग लगती भी है आरटीआई। तो वो व्यक्ति कह रहा था। अच्छा देखिए, अब प्रतिनिधि की तो बात हो गई। अब दूसरी दिक्कत किसको होती है? जो प्रतिनिधियों के साथ या किसी भी रूप में भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, जिनका परिवार या वो स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। अच्छा, मैं इस वीडियो में जो भी बातें कह रहा हूँ वो पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि मेरे पास पूरी डिटेल है, पूरे आंकड़े हैं, और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन भी कराए तो भी मैं वहाँ पे वो एविडेंस रख दूँगा। देखिए, अगर किसी के खाते में गवर्नमेंट से पैसा आया है तो वो पैसा आपने, हमने, मैंने या किसी ने भी नहीं डाला है। ठीक, वो पैसा किसने डाला है? गवर्नमेंट ने। क्यों डाला है? कि जब यहाँ से फर्जी अटेंडेंस लग के जाती है या कुछ भी होता है, आप में से बहुत से ग्राम सभाएं ऐसी होंगी, भले कुछ लोग, अब इसमें एक चीज़ है, कई ग्राम सभाओं में या कई जगहों में ऐसे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता, जो ऑनलाइन पोर्टल पर देखना नहीं जानते, मगर हम ऑनलाइन भी देखते हैं, और जब ऑनलाइन के पोर्टल पे हमें दिखा तो हमने फिर आरटीआई में भी मांगा तो वही निकला। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग नहीं जानते। इसका मतलब ये नहीं है कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है। नहीं जानना एक अलग विषय है, और दिक्कत किसको हो रही है और क्यों हो रही है ये भी जानकारी करना एक अलग विषय है। अच्छा, तो जब बैंक में पैसा पड़ा है, हम कहते हैं कि भाई, हम उसी आदमी को कहते हैं कि भाई खाते की जांच करवाओ एक बार अपने घर वालों की, किसके खाते में कितना पैसा पड़ा है। ठीक है, आप हमें आरटीआई के लिए बोल रहे हो, हमारे खाते की भी जांच करवाओ, किसके खाते में कितना पैसा पड़ा। ये तो बैंक बता देगा ना, कोई बड़ा जांच का विषय तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हमें स्पेशल कोई सीआईडी लगानी पड़ेगी, कोई वो लगाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे में मतलब मेरी वीडियो पर कमेंट करके क्या दर्शाना चाह रहा था वो आदमी? उसको ये लगा था कि मेरी पब्लिसिटी होगी, उसको ये पता नहीं कि उसने ऐसा करके अपने भ्रष्टाचार को उजागर करने का कोशिश किया है, जो मैं नहीं बोलना चाह रहा था यहाँ पे। और अगर उस व्यक्ति का कमेंट फिर से आता है तो फिर मैं पूरी डिटेल रखूँगा कि किस किस के अकाउंट में पैसा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता। मैं, देखो, मेरा पॉजिटिव मुद्दा है, मैं पॉजिटिव विषय पे अपने विचार दे रहा हूँ। क्योंकि आरटीआई का प्रयोग मैंने बताया आपको कि वो तब किया जाता है जब कोई प्रतिनिधि सत्ता में बैठा हो और वो भ्रष्टाचार को ज़्यादा ही कर रहा हो, तो तब कोई भी पर्सन या कोई भी व्यक्ति ग्राम सभा का या कहीं का भी इस चीज़ के लिए आरटीआई ले सकता है, या फिर इन्फॉर्मेशन के लिए भी आरटीआई ले सकता है। तो ऑप्शन अपने अपने होते हैं, चॉइस अपनी अपनी होती है, कौन किस विषय में ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये भी अपना चॉइस होता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि हम सब, एक मैं ही नहीं, एक आप ही नहीं, हम सभी उत्तराखंडी जो 12 ज़िलों के हैं, सिर्फ हरिद्वार ज़िले को छोड़कर, आप तो जानती हैं कि हरिद्वार ज़िले में ग्राम पंचायत चुनाव अलग से होते हैं, तो हरिद्वार ज़िले को छोड़कर हम सभी उत्तराखंडी इस समय अपने लिए एक अच्छा प्रतिनिधि चुनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस समय बात केवल प्रतिनिधि की हो रही थी, ना कि किसी भी तरह के आरटीआई या किसी भी एक्ट की हो रही थी। मगर ये मानसिकता पे डिपेंड है, और किसको दिक्कत होती है, क्यों होती है, ये मैंने वजह बता दिया कि जब कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, प्रतिनिधि के साथ हो या चाहे किसी के रूप में भी हो, तो वो अक्सर उसको दिक्कत होती है इन जैसे शब्दों से, और ऐसे आदमियों से समाज में कई लोगों को दिक्कत होती है। ये कोई नई बात नहीं है। अब ये तो चलो मेरी बात हो गई उस कमेंट से रिलेटेड। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा प्रतिनिधियों के ऊपर। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, माफ़ी चाहता हूँ। तो हम अगर चुनाव को एक सरकारी नियम को मान के चलें तो केवल 6 दिन बचे हैं, क्योंकि आज का दिन तो अभी लगभग पूरा हो ही गया। तो 6 दिन में प्रतिनिधियों को जनता के बीच में आना है। वैसे तो प्रतिनिधियों ने शक्ल तो अपनी दिखा दी है, मगर शक्ल से ही चुनाव नहीं होता है, शक्ल देखकर कभी भी चुनाव नहीं करता है जो एक जागरूक वोटर होता है। प्रतिनिधि को चाहिए कि वो जनता के बीच में आए, अपनी बातें रखें और अपना मोटिव समझाए पब्लिक को कि उनका इस बार चुनाव में क्या सेवा भाव है, उनकी नीति क्या है, किस विषय पे वो काम करना चाहेंगे और कैसे। ऐसा नहीं है कि मैंने एक लंबा चौड़ा घोषणा पत्र बना दिया विधायक की तरह। अरे, मैंने बहुत से कैंडिडेटों के घोषणा पत्र सोशल मीडिया पे, आप तो जानते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत से लोगों के घोषणा पत्र दिखते हैं सोशल मीडिया पे। वो इतना लंबा चौड़ा घोषणा पत्र बना रहे हैं, कोई प्रधान पद वाले या क्षेत्र पंचायत जो भी हैं, छोटे छोटे पद के, मतलब कि जितने सांसद से भी अपेक्षा नहीं कर सकते हम लोग कि भाई वो इतना काम कर पाएंगे। तो कई हैं ऐसे, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, कई घोषणा पत्र मैंने ऐसे देखे हैं कि जो पद के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। तो उनमें साफ पता चल जाता है कि ये जनता को लुभाने का एक प्रयास है।
और जबकि सोच होनी चाहिए कि भाई जनता ऐसे नहीं होती है कि वो तुम्हारे घोषणा पत्र को विश्वास कर ले। हाँ, केवल एक ही चीज़ से जनता को डाइवर्ट किया जा सकता है, प्रतिनिधि चाहे पब्लिक के बीच में आए प्रतिनिधि, और वो अपनी बातें रखें, पब्लिक के साथ बात संवाद करे, समय दे पब्लिक को। ऐसा नहीं है कि आप चलती चाल में आए और आते चले गए, ऐसे कोई वोट देता नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि कई बार जो मतलब कुशल प्रतिनिधि होता है और अपनी बातें अगर वो ठीक तरह से जनता के सामने नहीं रख पाता तो यकीनन उसको घाटा हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी भी सेंट्रल में भी जो चुनाव होते हैं, यदि कोई मंत्री अच्छा हो, सांसद अच्छा हो कहीं से भी, और वो जनता के बीच अपनी बातें रखने में प्रॉपर सफल न हो, समझाने में सफल न हो, तो उसको सीट जो है विपक्ष ले जाता है। तो कई जगह ऐसे होते हैं। ऐसे में प्रतिनिधियों को चाहिए कि वो स्वयं जनता के बीच जाएं, जनता से साक्षात्कार करें, अपनी योजनाएं समझाएं, अपनी बातों को समझाएं कि जो योजना वो बना रहे हैं, जो सोच उन्होंने रखी है, वो किस आधार पर रखी है, उसका बेस क्या है, कैसे पूरी होगी, क्या क्या उसके लिए उनके पास चीज़ें हैं, साधन हैं, सोर्स हैं। तो ये चीज़ें आप पब्लिक को समझाएं, पब्लिक को टाइम दें, हर एक वोटर से आप मिलें, जितना संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। और टाइम देकर लोगों के साथ अगर आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट आप करेंगे तो यकीनन इसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। लेकिन केवल 6 दिन रह गए हैं प्रचार के और कैंडिडेट अभी तक जनता के बीच में बात संवाद करने के लिए उपलब्ध नहीं है, नहीं देखे जा रहे हैं, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो। तो ऐसे में पब्लिक किस तरह अपने सही प्रतिनिधि का चुनाव करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या ऐसे में सही प्रतिनिधि का चुनाव होगा या फिर पब्लिक केवल आंखें बंद करके वोट डाल देगी, क्या होगा ऐसे में प्रतिनिधि का, और किस तरह की प्रतिनिधि पब्लिक को मिलेंगे। मैं एक यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात फिर दोहरा रहा हूँ। पर्टिकुलर ये मेरी ग्राम सभा की बात नहीं है, ये सभी ग्राम सभाओं के लिए मैं कह रहा हूँ कि कैंडिडेटों को चाहिए कि वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट जितना संभव हो उतना करें। ऐसा नहीं है कि भाई किसी के साथ अगर वोट हैं इतने सारे तो वो उनको पकड़ लेगा, ये कर लेगा, ये वाली राजनीति चलती नहीं है। और इससे जो है प्रतिनिधि का, अगर वो भले कुर्सी में बैठ भी जाए परंतु उसकी छवि आगे चलकर बहुत धूमिल हो जाती है। और कई चीज़ें देखी गई हैं, जिन्होंने कुछ लोगों को लेकर अपना कार्यकाल चलाया तो उनकी छवि ऐसी हुई कि फिर वो अगली बार प्रतिनिधि बनने के लायक नहीं रहे। ये आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा और बहुत सी जगह ये हुआ भी होगा, क्योंकि हम इस तरह से सोशल मीडिया पे कई बार खबरें भी सुनते हैं, न्यूज़ के माध्यम से पता चलता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पीपल टू पीपल कांटेक्ट जितना संभव हो करना चाहिए, क्योंकि वोट सबकी अपनी है और अपने लिए सही प्रतिनिधि का चुनाव करना हर किसी को अच्छा लगता है। और हर कोई चाहता है कि हमारा प्रतिनिधि बिल्कुल सही हो, हमारी आशाओं पे खरा उतरे। तो इसी चीज़ को तो मैं कैंडिडेटों से एक बार पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई अपनी सक्रियता बढ़ाइए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट संभव कीजिए, जनता के साथ अपना साक्षात संभव कीजिए, इसको बनाइए संभव। और कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी योजनाएं, अपनी नीति पब्लिक को समझा पाएँ और इसी वजह से आपको भी फ़ायदा होगा। तो ये तो थी आज की वीडियो। और सोशल मीडिया पे हमारी ये वीडियो लगातार फिर से सक्रिय रहेगी आजकल जब तक चुनाव होते हैं। फेसबुक पेज हमारा एक्टिव रहेगा, यूट्यूब तो हमारा एक्टिव रहता ही है, हम उस पर काम कर लगातार करते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी विजिट कीजिए, मेरा गाँव 1419। तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपको। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है सभी भाई बहनों से। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।